हाय, मैं डॉक्टर राहुल बागरेचा, हेयर एंड फेस सर्जन, हेयर ट्रांसप्लांट सेंटर और फेशियल कॉस्मेटिक सेंटर पुणे से। आज हम डिस्कस करेंगे हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, इसकी प्रक्रिया कैसे होती है, इसके प्रिंसिपल्स क्या है और क्या डिफरेंट टेक्निक्स हैं। हेयर ट्रांसप्लांट ये एक सर्जिकल टेक्निक है जो हेयर ट्रांसप्लांट या फेशियल कॉस्मेटिक सर्जन्स करते हैं आपके बालों को फिर से उगाने के लिए। वहीं पे हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं जहां पे आपके बालों की जड़ें डेड हो चुकी। तो हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में डिस्कस करने के पहले हम ये जानते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है ये किस सर्जरी के प्रिंसिपल पे आधारित है, यानी किस सर्जरी का बेस लेके हमने हेयर ट्रांसप्लांट ये सर्जरी पहले डिस्कवर की या पहले हेयर ट्रांसप्लांट करना शुरू की। तो हेयर ट्रांसप्लांट में दो वर्ड है, हेयर और ट्रांसप्लांट। हम ट्रांसप्लांट क्या होता है, ट्रांसप्लांट सर्जरी क्या होती है, इसको जानेंगे तो हमको ये आसानी होगी जानने में हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में। हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह से होता है। तो ट्रांसप्लांट का मतलब है ट्रांस यानी एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, प्लांट यानी एक जगह से दूसरी जगह रोपण करना। सबसे कॉमन ट्रांसप्लांट आपने सुने होंगे ऑर्गन ट्रांसप्लांट, जो किडनी ट्रांसप्लांट होते हैं, लीवर ट्रांसप्लांट होते हैं, हार्ट ट्रांसप्लांट होते हैं। तो ये हो गए हैं बिगर ऑर्गन ट्रांसप्लांट। प्रिंसिपली ये सेम है। क्या सेम है? हम ऑर्गन को एक जगह से निकाल के उसको अच्छे से कैरी करके, फास्ट कैरी करके, उसकी सेल्स को मरने ना देके अगर दूसरे बॉडी में लगाए, ब्लड सप्लाई फिर से कनेक्ट किए, तो वो दूसरी बॉडी में भी नॉर्मल अवयव की तरह, नॉर्मल ऑर्गन की तरह काम करता है। क्या तीन प्रिंसिपल है इसमें? पहले तो जहां से निकाल रहे हैं वहां का ऑर्गन ठीक होना चाहिए, उसको बिना उसके टिश्यूज को डैमेज किए निकाला जाना चाहिए, बहुत ही जल्दी दूसरी बॉडी में उसको लगाना चाहिए। इस ट्रांसपोर्ट में, इसमें, इस ऑर्गन में या इसके सेल्स में कोई डैमेज नहीं होना चाहिए या मिनिमम डैमेज होना चाहिए। जब दूसरे बॉडी में लगा रहे हैं तो ब्लड सप्लाई फिर से कनेक्ट होना चाहिए। ये हमको पता है कि ये जो ट्रांसप्लांट सर्जरी है ये सक्सेसफुल है, ये काम करती है। इसका थोड़ा छोटा वर्जन ये है कि हम किसी के भी बॉडी में से सेल्स या टिश्यू निकाल के उसी के बॉडी में दूसरी जगह लगा सकते हैं। इसके एग्जांपल्स है स्किन ट्रांसप्लांट यानी स्किन ग्राफ्ट। आप पैरों के थाइज के भी अंदर वाली स्किन निकाल के कहीं और लगा सकते हैं। आप बोन को एक बॉडी से एक जगह से निकाल के दूसरी जगह लगा सकते हैं। सेम प्रिंसिपल पे अगर वो निकालते समय उसके टिश्यूज को डैमेज ना हुआ, ट्रांसपोर्ट में आपने उसके टिश्यूज को, सेल्स को डैमेज नहीं किया और नई जगह लगाया, तो वहां पे भी ब्लड सप्लाई रिकनेक्ट होके ये फिर से नॉर्मल टिश्यूज और ऑर्गन या उस टाइप के सेल्स की तरह, टिश्यूज की तरह काम करता है। तो प्रिंसिपली हमको ये पता है कि इस टाइप की जो सर्जरी है उसमें अगर हम ब्लड सप्लाई को फिर से रिकनेक्ट करें, टिश्यू को डैमेज ना होने दे, तो वो नई जगह पे फिर से अपने ओरिजिनल, जो ओरिजिनल उसका कैरेक्टरिस्टिक था, जिस तरह से वो अपनी जगह पे काम कर रहा था वैसा ही काम करना शुरू कर देता। तो यही एग्जांपल अगर हम हेयर के बारे में ले तो हेयर ट्रांसप्लांट इससे कोई अलग नहीं है। हेयर भी एक टिश्यू है जो अगर एक जगह से निकाल के हम दूसरी जगह लगाएंगे और ब्लड सप्लाई से रिकनेक्ट कर देंगे या ऐसा एनवायरनमेंट बनाएंगे कि ब्लड सप्लाई फिर से रिकनेक्ट हो जाए, तो हेयर नई जगह पे भी एज अ हेयर ही काम करना शुरू कर देगा और फिर से उगना शुरू होकर नॉर्मल लंबाई में, मोटापे में बढ़ के वही साइकिल में फॉल करेगा अपने ओरिजिनल जहां से वो ग्रो कर रहा था, जिस तरह से वो बिहेव कर रहा था, जिस तरह से वो वहां पे उग रहा था वैसा ही उगने लगेगा। तो हेयर ट्रांसप्लांट एक ओरिजिनल सर्जिकल प्रोसीजर के ऊपर बेस्ड है जिसको ऑर्गन ट्रांसप्लांट या टिश्यू ट्रांसप्लांट कहते हैं। ये एक शरीर से दूसरे शरीर में भी किया जा सकता है या खुद ही के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह किया जा सकता है। हेयर ट्रांसप्लांट जो है फिलहाल अभी हम किसी और के शरीर से लेके हेयर को अपने शरीर में किसी और के शरीर में नहीं लगा सकते। हमको खुद ही के शरीर के हेयर को यूज करना है और खुद ही के शरीर में कहीं और लगाना है, सेम प्रिंसिपल फॉलो करके, ताकि हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल हो। हम दूसरे के शरीर से हेयर नहीं ले सकते। तो ये बात क्लियर है कि हेयर ट्रांसप्लांट जो सर्जरी है ये एस्टैब्लिश सर्जिकल प्रोसीजर है जो एक बेसिक प्रिंसिपल के ऊपर काम करती है, जो है मिनिमम टिश्यू डैमेज के साथ वापस ब्लड सप्लाई रिकनेक्ट करना
और ओरिजिनल टिश्यू की हेल्थ अच्छी है, ये एस्टैब्लिश होने के बाद, ये पता होने के बाद हम ये अगर प्रोसीजर करें तो ये नई जगह पे भी नॉर्मल जैसा काम करने लगता है। तो ट्रांसप्लांट ये एक एस्टैब्लिश सर्जिकल प्रोसीजर है जो कई सालों से ऑलरेडी एक मेडिकल प्रोसीजर है। अब आते हैं हेयर ट्रांसप्लांट के ऊपर। तो हेयर ट्रांसप्लांट ये एक एस्टैब्लिश प्रोसीजर है, ये हमको पता है। तो हेयर ट्रांसप्लांट किस तरह काम करता है? हेयर ट्रांसप्लांट समझने के पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूं एक पौधे का। आपको आपके घर के आंगन में एक पौधा लगाना है और आपको कहीं और से वो पौधा लाना है। वो पौधा लाने के समय आप कुछ चीजें ध्यान रखेंगे। पहले तो उस पौधे की हेल्थ कैसी है, अच्छा है, हरा भरा है, मोटा है, और सारे ऐसे उसमें कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ऐसी सारी चीजें हैं जिसको देख के आपको लग रहा है कि ये एक स्वस्थ पौधा है। आपने वो स्वस्थ पौधा चूज किया, उसके आसपास की जड़ों के आसपास की मिट्टी को खोदा, जड़ों को डैमेज ना करते हुए वो पौधा निकाला, पौधे के जड़ों के आसपास मिट्टी बनाई रखी, मिट्टी को कोई एक आपने पॉलिथीन में या कोई कंटेनर में डाल के उसको फिर से पानी डालते हुए लाए घर पे, और घर में जहां लगाना है वहां अच्छी जमीन ढूंढ के फर्टिलाइजर डाल के वहां पे खड्डा करके बिना जड़ों को डैमेज किए फिर से वहां पौधा लगाया, पानी और फर्टिलाइजर देते रहे। हेयर ट्रांसप्लांट के साथ कैसा है इसको हम कंपेयर करेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट जो प्रक्रिया है, हमने देखा है कि टिश्यू को एक जगह से दूसरी जगह लाना है। तो हम नॉर्मली बालों के सिर के पीछे वाले बाल और साइड वाले बाल, इनका उपयोग करते हैं ट्रांसप्लांट करने के लिए। क्यों, हम अभी डिस्कस करेंगे कुछ देर बाद। तो सिर के पीछे के बाल हमने निकाले, कंपेयर कीजिए हमने पौधा ढूंढा। तो हम सिर के पीछे में भी कुछ हेल्दी बाल आइडेंटिफाई करते हैं, मोटे बाल आइडेंटिफाई करते हैं, 1, 2 या 3 बंच के बाल आइडेंटिफाई करते हैं जैसी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, और उस पौधे के यानी बालों के आसपास की स्किन के साथ जड़ों को बिना डैमेज करते हुए वहां से निकालते हैं। हमने पौधा मिट्टी के साथ बिना जड़ों को डैमेज करते हुए निकाल लिया। अब हमने जड़ों को ट्रांसपोर्ट करना है। अगर आपने मिट्टी नहीं लगाई, सूखने दिया, पानी नहीं दिया, तो पौधा घर आते आते मर जाएगा। बालों के साथ भी ऐसा ही है। आपने यहां से बाल निकाले जड़ों के साथ, थोड़ी स्किन उसमें अटैच्ड है, इसको कहते हैं ग्राफ्ट। ये ग्राफ्ट को आपने ऐसे सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर किया ताकि उसको सारी न्यूट्रिशन जो है शरीर के बाहर मिलते रहे, वो मॉइस्ट रहे, उसका टिश्यू डैमेज मिनिमम हो। ये हुआ ट्रांसपोर्ट। तो हम ये ग्राफ्ट को कोई सॉल्यूशन में एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में स्टोर करते हैं। फिर आई घर पे, आपने पौधा घर ले आया, पौधे को आपने जमीन में वापस उसका रोपण करना है, बुआना है। तो आपने मिट्टी अच्छी जगह ढूंढी, वहां पे आपने गड्ढा बनाया और बिना रूट को डैमेज किए वापस लगाया। तो हम इसी ग्राफ्ट को वापस हमारे जनरली फ्रंटल हेयर या ये टॉप एयर, मिड स्कैल्प या वर्टेक्स एरिया है जो ऊपर का एरिया, यहाँ कहीं भी ये ग्राफ्ट हो सकता है। यहाँ पे हम एक चीज नहीं कर सकते हैं कि हम अच्छी जमीन नहीं ढूंढ सकते। जो जमीन है उसी को अच्छा करना पड़ेगा, उसकी कुछ प्रक्रियाएं हैं वो हम करेंगे, और उस एरिया में आपके बालों को जड़ों के साथ लगाएंगे। इसके बहुत सारी टेक्निक्स हैं, वो भी हम डिस्कस करते हैं। प्रिंसिपली समझ में आ गया। हमने बालों को निकाला जड़ों के साथ, स्किन अटैच, उसको ऐसे सॉल्यूशन में स्टोर किया कि वो डैमेज ना हो, और फिर लगा दिया बिना बालों के जड़ों को डैमेज करते हुए। बस इसके अलावा हेयर ट्रांसप्लांट में कुछ भी अलग नहीं है। प्रिंसिपली दुनिया में कहीं पे भी हेयर ट्रांसप्लांट इसी टेक्निक से होता है। बाल निकाले, अपने स्टोर किए, लगाए। कोई भी नाम दे दे इसको, कोई भी मशीन यूज कर ले, किसी भी टेक्निक से किसी भी टेक्निक का यूज करें, कुछ भी नाम दे, ये 3 प्रिंसिपल, बालों की जड़ों को यानी पौधे की जड़ों को आपने डैमेज नहीं किया, अच्छा पौधा आइडेंटिफाई किया, उसको ट्रांसपोर्ट करते हुए उसके न्यूट्रिशन सप्लाई, उसके टिश्यू को डैमेज होने का आपने ध्यान रखा। अगर टिश्यू डैमेज ना हो, न्यूट्रिशन सप्लाई मिलता रहे, और लगाते समय फिर से रूट डैमेज ना हो, और उसके बाद आप उसको फिर से न्यूट्रिशन, उसको जो पोषक तत्व है देते रहें, तो आपका ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ही होगा ये प्रक्रिया के साथ। इसके अलावा एक्सटर्नल फैक्टर्स जो होंगे वो हम डिस्कस नहीं करेंगे। वो कुछ भी हो सकता है, आप बाद में इन्फेक्शन हो जाए, कुछ फ्रिक्शन से आप निकल जाए, वो अलग बात। नॉर्मल प्रक्रिया में बाकी सारी चीजें अगर आइडियल है तो ये करने के बाद आपका हेयर ट्रांसप्लांट सक्सेसफुल ही होगा, किसी भी तरह से आप करें।
वो सारी चीजों में ये 3 चीजें ध्यान रखनी चाहिए कि बालों की जड़ों को डैमेज ना हो, बाल शरीर के बाहर कम से कम समय रहे और उसके टिश्यू को डैमेज ना हो। तो हेयर ट्रांसप्लांट हम करते हैं बॉडी शरीर के एक जगह से बालों की जड़ों को निकाल के दूसरी जगह लगाने, इसको कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट, सिंपल। तो इसको किस तरह से किया जाता है, इसकी क्या क्या टेक्निक्स हैं? हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये 2 बेसिक टेक्निक से किया जाता है। उसमें से भी जो सेकंड टेक्निक मैं बोलूंगा ये सबसे कॉमनली यूज्ड है आजकल, लेकिन पहली टेक्निक कंप्लीटली ऐसा नहीं है कि हम यूज ही नहीं करते। तो 2 टेक्निक है, FUT यानी फॉलिकुलर यूनिट ट्रांसप्लांटेशन और FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। तो FUT टेक्निक जो है ये पुरानी टेक्निक है जो अभी बहुत कॉमनली यूज नहीं होती और ज्यादा फेमस नहीं है। इसमें हम पीछे के बालों को स्किन के साथ कट देके पूरी स्किन के साथ ही वो निकाल लेते हैं, फिर शरीर के बाहर उसमें से एक बाल अलग करके लगाते हैं। क्योंकि इसमें सर्जरी इन्वॉल्व है, कट लगता है, टांके लगते हैं, तो ये बहुत फेमस टेक्निक नहीं है। इस टेक्निक के अपने फायदे भी है। दूसरी कॉमन टेक्निक है, उसको कहते हैं FUE यानी फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। इसमें हम एक एक बाल को कुछ मशीन, एक मशीन होती है, उसके कुछ इंस्ट्रूमेंट होता है, उससे वो एक एक बाल को निकाल के हम सामने लगाए जाते हैं। तो फॉलिकुलर यूनिट यानी बाल 1, 2 या 3 का बंच, उसके साथ स्किन और बालों की जड़, तो ये पूरा जो एक यूनिट है इसको फॉलिकुलर यूनिट कहते हैं, कॉमनली ग्राफ्ट कहते हैं। इसको हम निकालेंगे और अगली जगह लगाएंगे। तो सिर के पीछे के और साइड के बाल ही क्यों? आपने देखा होगा कि जब किसी को गंजापन होता है, बॉल्डनेस होती है, तो फ्रंट से बाल स्टार्ट होते हैं और बहुत एडवांस जब सिचुएशन आती है तब सामने से पीछे तक पूरा बाल गंजापन होने के बाद भी पीछे के और साइड के बाल बच जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारे बाल जो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया से झड़े थे वो बेसिकली झड़े थे एक हार्मोन के कारण जिसका नाम है टेस्टोस्टेरॉन। वो कन्वर्ट होता है डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन में, DHT उसको कॉमनली कहते हैं। तो जो फ्रंट के और टॉप के और ये जो एरिया है ऊपर के बाल जो है ये DHT के लिए सेंसिटिव होते हैं। तो एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में जो हेयर फॉल होगा ये सिर के टॉप एरिया में होता है। साइड के और पीछे के जो बाल होते हैं इन पे DHT का असर नहीं होता, इसलिए ये DHT से नहीं झड़ते, पतले नहीं होते। एंड्रोजेनेटिक एलोपेशिया में साइड के और पीछे के बाल नहीं झड़ते। तो अगर हम इन बालों का यूज करें, साइड के और पीछे के बाल, और यहां लगाए तो वो यहां पे भी DHT को सेंसिटिव नहीं रहते, DHT का इन पे असर यहां पे भी नहीं होता। तो अगर हम ऐसा एरिया चूज करें, ऐसे बाल चूज करें कि जिनका DHT पे इफेक्ट नहीं, DHT का उन पे इफेक्ट नहीं है, तो जहां पे हम लगाएंगे वहां पे भी DHT का इफेक्ट उन पे नहीं रहेगा और वो वहां पे नॉर्मली ग्रो करेंगे और झड़ेंगे नहीं। आपके शरीर में बाल झड़ने के बाद भी DHT, टेस्टोस्टेरॉन बनना कंटिन्यू है। टेस्टोस्टेरॉन बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन है बाकी सारी बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए। टेस्टोस्टेरॉन बनना आपके शरीर में बंद नहीं होता और DHT बनना भी बंद नहीं होगा। जहां पे भी DHT की जरूरत है वहां पे DHT बनता रहेगा। पर्टिकुलरली बालों की जड़ों में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो टेस्टोस्टेरॉन को डायहाइड्रोटेस्टोस्टेरॉन यानी DHT में कन्वर्ट करते हैं। वो इन बालों में नहीं होने के कारण यहाँ पे DHT का असर इन पे नहीं होता, इनको कहते हैं DHT रेजिस्टेंट। तो इन बालों का इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि इन पे DHT का इफेक्ट नहीं है और वो नई जगह पे लगाने के बाद भी उन पे DHT का इफेक्ट नहीं रहेगा, तो वो वहां पे भी नहीं चढ़ेंगे। तो अभी हम समझ गए कि ट्रांसप्लांट क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट क्या होता है, टेक्निक क्या होती है, FUT और FUE। अभी इसके बाद मैं डिस्कस करूंगा FUE के बारे में ही, क्योंकि 99% जो है ट्रांसप्लांट अभी हो रहा है वो FUE ही हो रहा है, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन। अब मुझे ये नाम पूरी तरह से पसंद नहीं है क्योंकि इसमें फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन ऐसा ही है, मैं इसको FUENT कहता हूं, फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन एंड ट्रांसप्लांटेशन, क्योंकि वो ट्रांसप्लांट भी है, सिर्फ निकाले नहीं है। क्योंकि वो यूनिट इंडिविजुअल यूनिट निकाले हैं इसलिए उसको फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। तो क्या क्या टेक्निक्स है जिससे FUE किया जाता है? FUE मैन्युअली हाथ से, जो मैं आपको बोला था एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम बाल निकालते हैं वैसे निकाल सकते हैं। कुछ मशीन्स है जिसमें वही इंस्ट्रूमेंट लगाएं जिसको हम
पंच कहते हैं, हेयर पंच, उसको मशीन पे लगा के मोटराइज वे से मशीन से भी वो बाल निकाल सकते हैं। कुछ मशीन्स हैं जो बाल निकाल के ऑटोमेटिकली सक कर लेती है, और कुछ मशीन्स हैं जिसमें आप एक रोबोटिक आर्म लगा के, रोबोटिक मशीन लगा के आप वो बाल निकाल सकते हैं। मैं आपको एक बात पहले बताया था कि ये कोई भी टेक्निक यूज करें, प्रिंसिपल एक है, रूट को डैमेज ना हो। आपके रूट को डैमेज नहीं हो रहा है, सब टेक्निक सेम है, प्रिंसिपली ये सब एक जैसी है, अच्छी तरह से की जाए। सेकंड जो फेज है जो है उसको स्टोर करना। तो स्टोर करने के लिए बहुत सारे सॉल्यूशंस यूज होते हैं। हर सॉल्यूशन का अपना एडवांटेज है, डिसएडवांटेज है। कौन से सॉल्यूशन में आपने हेयर को स्टोर किया और किस टेम्परेचर पे स्टोर किया, किस कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में स्टोर किया, इसके ऊपर भी बालों की हेल्थ, बालों के सेल को डैमेज होना, ये डिपेंड करता है। थर्ड जो फेज है सबसे इंपॉर्टेंट, जो है आपके बालों को लगाना, इसको कहते हैं इम्प्लांटेशन। पहले स्टेज को कहते हैं एक्सट्रैक्शन, दूसरे में कहेंगे स्टोरेज, और तीसरे में कहेंगे आपके बालों का इम्प्लांटेशन, यानी बालों को अभी लगा रहे हैं, हम रोपण कर रहे हैं। ये कैसे कैसे यूज हो सकता है? ये पहले आप बहुत सारे होल बना के फोर्सेप्स से लगाएं, निडल से लगाएं, आप कुछ इंस्ट्रूमेंट यूज करें, स्पेशलाइज इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो इन सब टेक्निक में अगर आप बालों की जड़ों को डैमेज नहीं होने दे रहे हैं, तो ये कोई भी टेक्निक जो है ये सब एक जैसी है। कुछ टेक्निक जो होती है, कुछ जो टेक्निक्स है बाल लगाने की, ये उस पर्सन के स्किल पे जो लगा रहा है, टेक्नीशियन हो, डॉक्टर हो, उसके स्किल पे, उनके पास जो इंस्ट्रूमेंट है इस पे डिपेंडेंट होती है। और कुछ टेक्निक जो है ये उस डॉक्टर के या टेक्नीशियन के स्किल पे डिपेंडेंट नहीं है कि रूट को डैमेज होगा कि नहीं। जैसे कुछ टेक्निक है जिसमें अगर आपने वो टेक्निक अच्छी तरह से नहीं किया, तो और वो अगर स्किलफुल टेक्नीशियन नहीं है, स्किलफुल डॉक्टर नहीं है, तो वो बाल लगाते हुए डैमेज कर सकता है। लेकिन कुछ टेक्निक्स ऐसी है कि जिसमें इंस्ट्रूमेंट्स अगर आप उसमें उस टेक्निक उस इंस्ट्रूमेंट को यूज करके अगर बाल लगाए, तो उसमें टेक्नीशियन के स्किल की बहुत डिपेंडेंसी नहीं रहती बालों की जड़ों को डैमेज होगा या नहीं, क्योंकि वो इंस्ट्रूमेंट ही इस तरह से बनाए गए हैं ताकि बालों की जड़ों को आपको टच ही ना करना पड़े, बालों की जड़ों को लगाते हुए कोई भी टच ना होते हुए ही बाल आपके सिर में लग जाए और आपका डैमेज मिनिमम या जीरो हो। तो लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि इसमें से कोई भी टेक्निक अच्छे हाथों में अगर आप करें, जो स्किलफुल पर्सन है वो अगर करे, तो वो टेक्निक सक्सेसफुल रहेगी। लेकिन अगर आपका अच्छा टेक्नीशियन है, स्किल डॉक्टर है, और उसके पास कुछ ऐसी टेक्निक है जो बालों के जड़ों को डैमेज मिनिमम करे, तो वहां रिजल्ट डेफिनेटली बेटर आएंगे। यहाँ पे आपका चांसेस रहते हैं कि कितना स्किलफुल वो टेक्नीशियन है। ये सब करने के बाद आपके बाल नई जगह पे लग गए, अब आपको वेट करना है। इसके बाद आपके ट्रांसप्लांटेड बाल का केयर कैसा करना है, इनिशियल आपको किस तरह से साफ सफाई करनी है, केयर करना है, ये आपको डॉक्टर बताएंगे। उसके बाद उसकी 2-3 वे से आपके बाल वापस उगेंगे। आपके वहां पे जैसे ही ब्लड सप्लाई रिकनेक्ट हो जाता है बालों की जड़ों को, उस स्कैल्प के स्किन का ब्लड सप्लाई रिकनेक्ट होता है, तो आपके बाल वापस उगना शुरू होते हैं। कुछ कंडीशन में आपके बाल इनिशियली झड़ जाएंगे, आप जैसे थे वैसे ही दिखेंगे, और 3 या 4 महीने के बाद आपके बाल फिर से उगना शुरू होंगे। 6 से 8 महीने में फाइनल रिजल्ट होता है। कभी कभी ये ग्रोथ स्ट्रेट अवे आपके ट्रांसप्लांट के बाद इमीडिएटली शुरू हो जाती है। मैक्सिमम हेयर रिटेन रहते हैं, वो झड़ते ही नहीं, और वो स्ट्रेट अवे ग्रो करके बाल बड़े हो जाते हैं। तो ये डिपेंड करेगा सॉल्यूशन कैसा यूज किया है, आपकी टेक्निक कौन सी यूज की है, और आपके बालों की इनिशियल क्वालिटी कैसी थी। अब क्वेश्चन आता है कि क्या हर हेयर ट्रांसप्लांट के रिजल्ट सारे लोगों में एक जैसे आएंगे? नहीं। जैसा मैंने कहा, आपके बालों के इनिशियल क्वालिटी, टेक्निक, आपके सर्जरी के बाद की केयर, ये बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आपके बालों के आपके ट्रांसप्लांट के रिजल्ट कैसे आएंगे। तो जो आप पिक्चर देखते हैं बहुत बार कि बाल पूरा यहां से लेके यहां तक बॉल्ड था और पूरे बाल घने आ गए हैं, ये हर बार पॉसिबल नहीं है। ऐसे पिक्चर पे आप पूरी तरह से भरोसा मत रखिए। हेयर ट्रांसप्लांट एक केमोफ्लेज टेक्निक है, यानी आपके एग्जिस्टिंग बालों को ही रीअरेंज करके हम बाल ला रहे हैं।
तो आपके अगर 50% 40% बाल बचे हैं, उसमें से कुछ बाल हमको वहां छोड़ने पड़ेंगे ताकि वो एरिया भी ना बॉल्ड हो जाए, और बचे हुए बाल अगर आप दूसरी जगह लगाएंगे तो आपको नेचुरल डेंसिटी कैसे आ सकती है? आपके 40% ही बाल है, वो 100% जैसे कैसे दिखेंगे? वो 100% जैसे दिखा सकते हैं, वो 100% बन नहीं सकते। तो वो किस तरह दिखाना है, उसको मैक्सिमम डेंसिटी लुक वाइज कैसी लानी है, ये आपके सर्जन के स्किल पे डिपेंड करता है। उन्होंने रीअरेंज कैसा किया है, उसके बालों के जब वो ट्रांसप्लांट कर रहे थे, इम्प्लांटेशन कर रहे थे, उसकी डिजाइनिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, कहाँ पे ज्यादा लगाने हैं, कहाँ पे पतले लगाने हैं, कौन से एरिया में आपको डेंसिटी ज्यादा देनी है, कम देनी है, ये सब फैक्टर पे डिपेंड करता है कि लुक वाइज वो आपके कितने डेंस या कितने पतले दिखेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट जो है ये डेंसिटी वाइज नेचुरल बालों इतने कभी भी नहीं हो सकते, और अगर आप छोटे से एरिया में बहुत सारी डेंसिटी देने की कोशिश करेंगे तो आपके सारे ग्राफ्ट एक छोटे एरिया को डेंस करने में ही खत्म हो जाएंगे, और अगर आपको कहीं और जरूरत हो तो आपके पास ग्राफ्ट नहीं बचेंगे। हेयर ट्रांसप्लांट देखने में आपको नेचुरल डेंसिटी जैसा दिख सकता है, ऐसा होता नहीं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद की जो केयर है वो बहुत इजी है। आपको हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत ज़्यादा केयर करनी नहीं है। आप 1 वीक 10 दिन में मैक्सिमम केयर है जो आपको क्लीनिंग वगैरह में लगती है, उसके बाद आपको सिर्फ वेट करना है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाल उगने के बाद ये नॉर्मल बाल है, ये नॉर्मल पेस से उगेंगे, जैसे बाल आपके नॉर्मल होते हैं। इसकी आप हेयर कटिंग कर सकते हैं, आप इनको शेव करने के बाद भी ये फिर से उगेंगे। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सबको भ्रांतियां होती है कि ये क्या नॉर्मल बाल है। जी हाँ, ये नॉर्मल बाल है। हमने जड़ के साथ वहां पौधा लगाया था, वो पौधा उगने लगेगा फिर से। आप उसके पत्तों को कट करेंगे तो फिर से पत्ते आएंगे। आपके बालों को भी आप अगर हेयर कटिंग करेंगे तो वो वापस उगेगा, क्योंकि हमने जड़ के साथ वहां पे उसको लगाया है। नीचे की जो फैक्ट्री है वो फैक्ट्री वहां पे हमने ट्रांसप्लांट कर दी है, वहां पे लगा दी है, जो आपका प्रोटीन बनाएगी। इसको आप हेयर कट कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं। बाकी सब जो मेंटेनेंस है वो हम पुराने वीडियो में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि बालों का मेंटेनेंस जो है ये इन बालों का भी नेचुरल बालों जैसा ही है। इसमें एक्स्ट्रा केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। ये यहाँ पे भी नॉर्मल बाल है, तो जैसे आप नॉर्मल बालों की केयर करनी चाहिए उस वैसे इसकी भी केयर करनी चाहिए। तो आपको हेयर ट्रांसप्लांट के बाद कुछ दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है क्या? जी हाँ, हेयर ट्रांसप्लांट एक सर्जरी ही है ये, लेकिन बहुत छोटी सर्जरी है। इसमें बहुत सारे माइन्यूट छोटे छोटे वुंड होंगे। कुल मिला के ये एक नॉर्मल 2 इंच का 1 इंच के कट के बराबर भी नहीं है। तो एक छोटा सा वुंड है, 1-1 mm के बहुत सारे वुंड हैं, लेकिन इसमें आपको इन्फेक्शन कंट्रोल तो करना ही पड़ेगा। सूजन के लिए कुछ दवाई लेनी पड़ेगी, कुछ और दवाइयाँ आपके डॉक्टर जो नॉर्मल सर्जरी में देते हैं वो इसमें भी देंगे। लॉन्ग टर्म के लिए सर्जरी के बाद कुछ लोग आपको मल्टीविटामिन्स, मिनॉक्सिडिल, फिनेस्टेराइड, डिपेंडिंग अपॉन आपकी रिक्वायरमेंट और आपकी सिचुएशन के ऊपर रिकमेंड कर सकते हैं। जैसे पौधे को आपने लगाने के बाद फर्टिलाइजर देना, पानी देना जरूरी है, वैसे ट्रांसप्लांट के बाल जो है उनको अभी न्यूट्रिशन की जरूरत, मल्टीविटामिन की जरूरत बहुत ज्यादा है। उस एरिया का ब्लड सप्लाई इंप्रूव करने के लिए मिनॉक्सिडिल की जरूरत है। कब शुरू करना है, किस तरह से शुरू करना है, आपके डॉक्टर आपको सजेस्ट करेंगे। तीसरी बहुत जरूरी बात है, ट्रांसप्लांट के बाद ट्रांसप्लांट और पीआरपी एज ए कॉम्बिनेशन। तो मैंने एक वीडियो में पीआरपी के सेपरेट वीडियो में ट्रांसप्लांट और पीआरपी को कैसे साथ में यूज किया जाए और उसके क्या फायदे हैं ये बताया है। इन शॉर्ट, पीआरपी आपका बेस्ट फर्टिलाइजर है जो आपके ट्रांसप्लांट के बाल और नेचुरल बाल, पर्टिकुलरली जब आप ट्रांसप्लांट इमीडिएटली कर रहे हैं उस एनवायरनमेंट में पीआरपी आपको बहुत हेल्प करेगी ब्लड सप्लाई इंप्रूवमेंट करने के लिए, लोकल स्टिमुलेशन देने के लिए, और जल्दी से आपके हेयर ट्रांसप्लांट के बालों को लोकल एरिया के ब्लड सप्लाई से रिकनेक्ट कराने के लिए। एक स्टडी के अनुसार ट्रांसप्लांट के बालों के साथ अगर पीआरपी की जाता है तो ट्रांसप्लांट के बाल ज्यादा मोटे और ज्यादा हेल्दी होते हैं, ये प्रूवन है। तो ट्रांसप्लांट और पीआरपी साथ में करने का हरदम फायदा है। आप ट्रांसप्लांट के साथ पीआरपी जरूर करना चाहिए जब भी आपको पॉसिबल है। ट्रांसप्लांट के साथ पीआरपी आप ना भी करें तो ऐसा नहीं है कि रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे। ट्रांसप्लांट विथ जो मल्टीविटामिन्स है, आपको मिनॉक्सिडिल है, फिनेस्टेराइड है,
और जो लाइफस्टाइल चेंजेस और मेंटेनेंस बताया है, ये अगर आप ढंग से करें तो ट्रांसप्लांट ये बहुत ही सक्सेसफुल और बहुत ही प्रेडिक्टेबल ट्रीटमेंट ऑप्शन है, क्योंकि अभी हम इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानते हैं और इसके बारे में काफ़ी नॉलेज अभी हमारे पास अवेलेबल है। अभी बहुत सारे एरियाज है जो हम नहीं जानते, शायद फ्यूचर में इससे बेटर टेक्निक्स अवेलेबल हो, कुछ और मेडिकल ऑप्शंस अवेलेबल हो, लेकिन आज ट्रांसप्लांट ये सबसे बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है बॉल्ड पैच पे, बॉल्ड स्किन पे बाल उगाने का। ये प्रेडिक्टेबल, पेनलेस या बहुत ही मिनिमम पेन के साथ किया हुआ एक ट्रीटमेंट ऑप्शन अवेलेबल है। इसके रिजल्ट्स बहुत ही अच्छे और प्रेडिक्टेबल है। अननेचुरल, अनरियलिस्टिक रिजल्ट आप एक्सपेक्ट ना करें। इसके साथ आपके डॉक्टर के साथ डिस्कस करें आपकी सिचुएशन में आपके लिए क्या पॉसिबल है। हेयर ट्रांसप्लांट विथ पीआरपी ये बहुत ही अच्छे रिजल्ट देता है, नेचुरल बाल बचाएगा। ट्रांसप्लांट आपको अच्छा लुक, अच्छा कॉन्फिडेंस और अच्छी पर्सनालिटी देगा। थैंक यू वेरी मच। मैं डॉक्टर राहुल बागरेचा।